एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन। आज हम लोग 11th मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर सेट्स को स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और उनके एग्जांपल्स को कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है सेट्स नोटेशन इन रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म, एम्प्टी सेट, finite set and infinite set, singleton set, power set, Venn diagrams, open and closed intervals। सर इतने सारे टॉपिक एक ही चैप्टर में करने पड़ेंगे? बेटा ऐसा है कि टॉपिक्स बहुत सारे हैं, लेकिन ट्रस्ट मी ये सारे टॉपिक्स सुपर इजी हैं और आप हमारे साथ चलते रहिए और कब ये चैप्टर झटाक से खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हम बात कर रहे हैं सेट की। देखो, सेट वर्ड हम तब यूज करते हैं जब हम किसी कलेक्शन की बात करते हैं, जैसे कि लेडीज का ज्वेलरी कलेक्शन या किचन में बर्तनों का सेट। सिमिलरली मैथमेटिक्स में जब एक ही तरह की चीजें साथ में होती हैं तो उसे हम सेट कहते हैं। इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट के अंदर में जो है ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो सेट क्या है? एक कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है। रिवर्स, जैसे रिवर्स ऑफ इंडिया, तो गंगा, जमुना, सतलज, झेलम, ये क्या है? सब रिवर्स है इंडिया की और इनका सेट। तो मान लो कोई एक सेट है ए है जिसमें कि ये सारी रिवर्स है। इसी तरह अनदर एग्जांपल हम लेते हैं। हमारी फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं, है ना, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी दादी, वो सब मिलकर के हमारी फैमिली नाम का एक सेट बनाते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स ऑफ ABC स्कूल, तो वो सारे स्टूडेंट्स मिलकर के वो स्कूल नाम का एक सेट बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम उस सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ना? मैथमेटिक्स में देखो, हम हर चीज को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, इंग्लिश के अल्फाबेट से, कैपिटल लेटर से। ABCD XYZ कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन कैपिटल लेटर्स, ठीक है। तो समझ गए हम कि सेट को कैपिटल लेटर से हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसके अंदर जो चीजें हैं जिनसे मिलकर सेट बनता है, तो उनको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लेटर से ही, लेकिन स्मॉल लेटर से, है ना। जैसे कि स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c। तो लेकिन स्मॉल लेटर्स का हम यूज करते हैं इन एलिमेंट्स को, यानी कि वो जो चीजें हैं उस सेट के अंदर, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्मॉल लेटर्स का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो, ध्यान देने की बात है यहाँ पर, लेटर्स का बड़ा सिग्निफिकेंस है। सेट को हम कैपिटल लेटर से हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको हम हमेशा स्मॉल लेटर से ही रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? अब ये जो इवेंट्स है, एलिमेंट मतलब उस सेट के अंदर जो चीजें हैं, उनको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स या मेंबर्स ऑफ सेट भी कह सकते हैं। तो ध्यान रखें, उसको एलिमेंट्स भी हम कहते हैं, उसे ऑब्जेक्ट्स भी कहा जाता है और उसको मेंबर्स ऑफ द सेट भी कहा जाता है। हम चाहे जो मर्जी बोल सकते हैं, हमें उसका मतलब वही समझना है, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल लें, तो यहाँ पर जो हमने रिवर का सेट लिया, तो रिवर का जो सेट ऑफ रिवर्स है, तो उसके जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है? गंगा, यमुना, झेलम, सतलज, महानदी, ये सब क्या हुए? उसके एलिमेंट्स हुए और सेट ऑफ रिवर सेट हुआ। अच्छा, अब जब कभी कोई एलिमेंट किसी सेट का मेंबर है, तो अब इस बात को हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हमेशा इतना लंबा तो लिख नहीं सकते कि जैसे गंगा इज एन एलिमेंट ऑफ सेट रिवर, ये तो बहुत लंबा हो गया है ना। हमें मैथमेटिकली से रिप्रेजेंट करना है, हमें शॉर्ट में करना है, तो इसको हम लिखने के लिए एक साइन का यूज करते हैं, बिलोंग्स टू। इसको कहते हैं बिलोंग्स टू साइन, और इसको हम ऐसे कहेंगे। अब मान लें कि जैसे कि कोई एक ऑब्जेक्ट है ए, स्मॉल ए एक कैपिटल ए सेट का एलिमेंट है, इस चीज को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कि स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ठीक है। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक दूसरा एलिमेंट है बी जो कि सेट ए में नहीं है, तो इस चीज को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कि B डज नॉट बिलोंग टू सेट A, ठीक है। तो डज नॉट बिलोंग का साइन क्या हो गया? बिलोंग्स टू पर एक ऊपर से कट मार देना है, तो हो गया डज नॉट बिलोंग टू का साइन। तो जब कोई एलिमेंट किसी सेट में नहीं है
तो उस चीज को हम डज नॉट बिलोंग टू के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब कोई एलिमेंट किसी सेट का मेंबर होता है तो उसको हम बिलोंग्स टू साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। चलो अब हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेट ए है, उस सेट के अंदर में 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे एलिमेंट्स, ठीक है, मतलब इवन नंबर का सेट है ना। तो 3 इसमें आएगा क्या? तो 3 इसमें नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 3 इवन नंबर होता ही नहीं है, तो 2 से डिविजिबल ही नहीं है। तो फिर अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 3 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। सेट्स इन मैथमेटिक वर्ल्ड। देखो मैथमेटिक वर्ल्ड के अंदर में कुछ कॉमन पॉपुलर सेट्स होते हैं जिनके बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं। एन लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, जैसे इसके अंदर में आते हैं 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी तक आते हैं। सेकेंड सेट जो है उसे कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स, इसके अंदर में पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स ये सभी और 0 आ जाते हैं। सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, इसको हम क्यू लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके अंदर जो है इसको लिख सकते हैं हम p/q के फॉर्म में, और जहाँ पर q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, और p और q क्या है? इंटीजर्स हैं। यहाँ पर r सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये कुछ कॉमन लेटर्स हैं जो हम सेट्स के लिए यूज करते हैं, इनको हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पर दिए गए एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है एक सेट A जो कि सारे इवन नंबर्स का सेट है। अब जब मैं बात करूँ इवन नंबर्स की, तो जो सेट है इसके अंदर में जो नंबर्स होंगे हमारे वो होंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12 और भी बहुत सारे जो कि 2 से डिविजिबल हैं। अब क्वेश्चन यहाँ जो पूछा गया है उसमें हमें पूछा गया है कि 1, 7, 4 और 9 ये जो नंबर्स हैं ये इसके मेंबर होंगे या नहीं होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केवल 4 जो है वो इवन नंबर है, तो वही इस सेट में आएगा और बाकी कोई भी नंबर 1, 7 या फिर 9 इस सेट के अंदर में नहीं आएगा। ओके, सेट को हम 2 मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो पहला मेथड है उसे कहते हैं हम रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। इसके अंदर में जो लिखा है वो क्या लिखा हुआ है कि इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर लिस्टेड, द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास एंड आर इनक्लोज्ड विथ ब्रेसेस। इसमें क्या करते हैं हम, जितने भी सेट के एलिमेंट्स होते हैं उनको एक के बाद एक कॉमा लगाकर लिखते चले जाते हैं और उनको ब्रेसेस के अंदर में बंद रखते हैं। ब्रेसेस यानी कि मिडिल ब्रैकेट, जो सेकंड ब्रैकेट होता है उसको हम ब्रेसेस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम ये ब्रेसेस लगा देते हैं। और जैसे मान लो वोवेल्स का मुझे इंग्लिश के सेट बनाना है तो उनको हम यहाँ पर इसके अंदर में लिख देंगे। जैसे 5 वोवेल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो इस तरीके से हम इनको लिख देते हैं। अनदर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लेता हूँ, जैसे वर्ड मैथमेटिक्स। अगर मैं इनका सेट बनाऊँ तो इसको हम कुछ इस तरह लिख पाएंगे, एम, उसके बाद सेकंड क्या है लेटर ए, तो मैं ए लिखूँगा। उसके बाद में क्या है टी, फिर टी लिखेंगे हम। उसके बाद में है एच, तो हम एच को लिखेंगे। उसके बाद में ई है तो हम ई को लिखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उसके बाद में है एम, तो हम एम को नहीं लिखेंगे क्योंकि एम को हम ऑलरेडी पहले ही लिख चुके हैं और इसको फिर से रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली ए, इसको भी हम लिख चुके हैं यहाँ पर, इसको भी रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। और टी
इसको भी हम लिख चुके हैं ऑलरेडी, तो इसको भी रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इसके बाद में I, C और S ये आ जाएगा। तो ध्यान दें कि लेटर्स जो भी हमने लिखे उनमें हमने कोई भी रिपीट नहीं करा है। तो ये एक रूल है क्या कि हमें लेटर्स को, यानी कि जो हम सेट के अंदर एलिमेंट्स को लिखेंगे तो उनको रिपीट नहीं करना है, ये एक चीज़। दूसरा, हमें उनको ब्रेसिस के अंदर, यानी कि ये मिडिल ब्रैकेट के अंदर में ही इनको लिखना है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, अब यहाँ पर देखें, आप एग्जांपल देके एक समझाता हूँ। जैसे एक सपोज कीजिए एक सेट है हमारे पास A, जिसके अंदर में एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3। तो अब मैं इसको चाहे 1, 2, 3 लिख दूँ, चाहे यहाँ पर 2, 3, 1 लिखा हो, या फिर यहाँ पर 3, 1, 2 ही लिखा हो, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एलिमेंट्स तो हमारे सेम ही है ना। ठीक है, एलिमेंट्स सेम हैं, ऑर्डर उनसे कोई मतलब नहीं है। पहले क्या लिखा है, पीछे क्या लिखा है, आगे पीछे हम लिख सकते हैं, लेकिन किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है, उनको मिडिल ब्रैकेट के अंदर में लिखना है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है इस रोस्टर फॉर्म के अंदर में। ओके, दूसरा जो तरीका है उसे हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इसके अंदर में क्या करते हैं हम, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट पोजेस ए सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। ध्यान दीजिए, वो सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी उनमें होनी चाहिए, विच इज़ नॉट पोजेस्ड बाई एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट। तो इसके अंदर में हम बेसिकली एलिमेंट्स को नहीं लिखते हैं, लेकिन हम उनकी एक प्रॉपर्टी ऐसी बताते हैं जो उस सेट के सभी एलिमेंट्स में तो कॉमन हो और सेट के बाहर किसी भी एलिमेंट में वो ना हो। ऐसी एक कॉमन प्रॉपर्टी हम फाइंड आउट करके उस प्रॉपर्टी के बारे में वहाँ पर लिख देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अभी हमने जो वोबल्स का लिया था, सेट बनाया था, उसी को हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि X is an element of V such that X is an vowel in English alphabet। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान दे रहे होंगे कि यहाँ पर हमने जो है एलिमेंट्स नहीं लिखे हैं, लेकिन हमने एक ऐसी प्रॉपर्टी लिखी है जिससे कि इसके सारे एलिमेंट्स हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो अगर आप ध्यान देंगे तो पहले 4 जो हैं A, B, C और D सेट हैं, ये किस में लिखे हुए हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं। जबकि E से लेकर और I तक के जो ये सेट हैं, ये किस में लिखे हुए हैं, ये सब के सब रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं, क्योंकि इनमें एलिमेंट्स लिखे हुए हैं और कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लिखी हुई है। जबकि ये हम देख रहे हैं जो A, B, C, D ये जो आपके सेट हैं, इनमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं लिखे हुए हैं, बल्कि एक कॉमन प्रॉपर्टी लिखी हुई है। ओके, अब कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है और उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, या रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो उनको हम कैसे करेंगे, चलिए एक आध एग्जांपल लेके समझते हैं। ओके, तो फर्स्ट वाला देख रहे हैं हम कि सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। अब इसको मान लो हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि x इज एन एलिमेंट ऑफ A वेयर x इज एन इंटीजर, है ना। x क्या है, इंटीजर है। तो और यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, -3 से ग्रेटर है, यानी -3 से बड़ी होगी और 7 से लेस है। तो इसके एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पर इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ध्यान दीजिएगा, इसमें -3 और 7 इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि -3 से बड़ा बोला है तो -3 नहीं आएगा इसमें। इसी तरह 7 से छोटा बोला है तो 7 भी नहीं आएगा। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर दिया है कि x इज एन एलिमेंट ऑफ B वेयर x इज एन नेचुरल नंबर। अब हमें मालूम है नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं। तो इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे हमारे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 नहीं आएगा क्योंकि लिखा है लेस देन 6। तो ये इसके एलिमेंट्स हो गए। तो इस तरह हम
इनको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ एक एग्जाम्पल इधर से ले लेते हैं। तो देखिए सेट ई जो है इसमें दिया हुआ है कि 3, 6, 9, 12, ठीक है। तो इसको हमें रिप्रेजेंट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो यहाँ पर हमें एक कॉमन प्रॉपर्टी खोजनी होगी जो इसके सभी एलिमेंट्स में एप्लीकेबल हो। तो आप ध्यान दें, तो ये इनमें एक कॉमन प्रॉपर्टी है क्या कि ये सब के सब 3 के मल्टीपल हैं। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, है कि नहीं। तो इनको हम इसी प्रॉपर्टी के तहत लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि x is an element of E where x is a multiple of 3। क्या इतना ही काफ़ी होगा? नहीं, इतना लिखना काफ़ी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे आते चले जाएंगे और वो सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें नहीं है। x 3 5 जार 15 भी होता है, लेकिन 15 तो नहीं है इसमें, तो इसलिए इतना लिखना काफ़ी नहीं है। यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा where x is less than 15, 15 से जो है वो क्या हुआ? छोटा हो। तो अब ये काफ़ी हो गया है ना। अभी 15 से छोटे, तो 15 से छोटा तो 12 भी होता है, तो 12 तक ये आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट नाम से ही पता चल रहा है हमें कि उसके अंदर कुछ नहीं है, खाली है, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता है ना। एम्प्टी सेट को हम एम्प्टी सेट भी कह सकते हैं, नल सेट भी कहते हैं और वॉइड सेट भी कहते हैं। इसको लिखते कैसे हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो ऐसे ब्रेसेस लगा दिए और उसके अंदर कुछ भी नहीं है। उसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है लेटर 5, है ना। ग्रीक लेटर 5 से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब आप कहोगे सर एम्प्टी सेट जब इसके अंदर कुछ है ही नहीं तो इसका कॉन्सेप्ट क्यों है ना, इसका क्या मतलब है? तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लो हमारे पास एक सेट A है एंड उसमें एलिमेंट x सच दैट इस तरह है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 6। अब यहाँ पर सोचिए कि x क्या है? नेचुरल नंबर है, और जब x नेचुरल नंबर है तो 5 से बड़ा होना चाहिए और 6 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि कंडीशन मेंशन है वहां पर कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 6। तो अब नेचुरल नंबर में तो 5 के बाद 6 ही आता है, तो 5 और 6 के बीच में तो कुछ है ही नहीं। तो यानी कि इस केस में ये सेट कैसा हो जाएगा? हमारा एम्प्टी सेट होगा, और यहाँ पर इसको कहेंगे हम नल सेट। देखिए यहाँ पर हमारे सामने 3 सेट दिए गए हैं A, B एंड C। यहाँ पर हमको पता लगाना है कि इनमें से नल सेट कौन सा है। तो आइए ट्राई करते हैं। तो इनमें से पता लगाने के लिए कि नल सेट कौन सा है, हमें इन्हें रोस्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले वाले में क्या लिखा हुआ है कि x इज एन एलिमेंट ऑफ सेट A वेयर x इज एन नेचुरल नंबर एंड x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें x की यहाँ से 2 वैल्यूज़ मिलेंगी, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। इस केस में सेट A के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? सेट A के एलिमेंट्स रोस्टर फॉर्म में हो जाएंगे 1 एंड 2। तो अब क्या ये नल सेट है? हमें साफ साफ दिख रहा है कि इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, तो ये नल सेट नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल को ट्राई करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि x बिलोंग्स टू सेट B वेयर x इज एन नेचुरल नंबर एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4। अब x स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पर x की 2 वैल्यूज़ आएंगी, x इक्वल टू प्लस के 2 एंड x इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। अब अगेन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब क्योंकि x नेचुरल नंबर है तो x की वैल्यू माइनस 2 नहीं हो सकती, क्योंकि नेचुरल नंबर में माइनस तो नहीं आएगा। तो यहाँ पर सेट B के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? रोस्टर फॉर्म में सेट B के एलिमेंट्स हो जाएंगे 2। तो अगेन ये भी क्या नहीं है? नल सेट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट है। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल थर्ड वाले को देखते हैं। तो यहाँ पर जो दिया गया है कि x इज एन एलिमेंट ऑफ C वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी x इक्वल टू 1/2।
ठीक है। अब यहाँ पर लेकिन लिखा हुआ x इज ए नेचुरल नंबर, तो x अब नेचुरल नंबर है तो उसमें 1/2 1 से शुरू होते हैं नेचुरल नंबर, तो 1/2 तो उसमें नहीं आएगा, तो इसलिए इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। हाँ, तो सेट सी के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, देखो 1/2 होता, लेकिन अब क्योंकि x नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है तो 1/2 भी नहीं होगा, तो इसके अंदर कोई भी सा भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो इसके अंदर क्योंकि कोई भी एलिमेंट नहीं है तो ये हो गया हमारा नल सेट। ओके, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। आई गेस आप सब लोग जान चुके होंगे फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। फाइनाइट का मतलब क्या है, फिक्स है ना, जिसमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, फिक्स है। इनफाइनाइट इसमें कोई फिक्स नहीं है, इनफाइनाइट तक है। एग्जाम्पल जैसे कि नेचुरल नंबर है ना, अब नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 और इंफिनिटी तक जाते हैं। तो नेचुरल नंबर का जो सेट है वो क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है। चलो अब हम कुछ रियल लाइफ से एग्जांपल लेते हैं तो हमको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, वीक है ना, तो एक वीक का सेट है, तो वीक जो सेट है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, वो 7 है ना, 7 डेज होते हैं, तो 7 एलिमेंट्स उसके अंदर में। तो ये कैसा सेट हुआ, फाइनाइट हुआ, फिक्स्ड है, 7 है, फिक्स्ड है। ठीक है, दूसरी तरफ जो नेचुरल नंबर का सेट है हमारा वो क्या है, इनफाइनाइट सेट है। एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक सेट है जिसमें कि 2 4 5 7 9 ये है, कितने एलिमेंट हो गए, 5 एलिमेंट्स हो गए। तो 5 एलिमेंट है, फिक्स नंबर है, तो ये क्या हुआ, ये फाइनाइट सेट हुआ। अब जब 5 हो, चाहे 10 हो, 50 हो, 50,000 हो, लेकिन अगर फिक्स्ड नंबर है तो ऐसे सेट को हम बोलेंगे फाइनाइट सेट। चलो इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल हम कहें कि इंडिया के अंदर रेट्स कितने हैं, तो भैया इंडिया के अंदर रेट्स तो बहुत सारे अनगिनत हैं, काउंट ही नहीं कर सकते हम। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इनफाइनाइट सेट। ओके, देखिए यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और इनमें हमें पता लगाना है कि कौन सा फाइनाइट सेट है और कौन सा इनफाइनाइट सेट है। इसको पता लगाने के लिए चलिए हम इनको सॉल्व करते हैं। पहले इनको रोस्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इसमें दिया गया पहले वाले में कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x - 1 मल्टीप्लाई x - 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको x की 2 वैल्यूज मिलेंगी, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पर सेट ए के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सेट ए के एलिमेंट्स हो जाएंगे 1 एंड 2। तो क्या ये इनफाइनाइट सेट है, नहीं, ये क्या है, फाइनाइट सेट है। क्यों, क्योंकि हमें मालूम है इसके अंदर 2 एलिमेंट हैं, तो ऐसा तो कुछ नहीं कि इनफाइनाइट तक चले जा रहे, 2 एलिमेंट्स हैं यानी कि फाइनाइट है, काउंट कर सकते हैं हम। तो ये कैसा सेट हुआ, ये हमारा हुआ फाइनाइट सेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 6। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो 6 से ग्रेटर है, यानी कि जो सेट B है इसके एलिमेंट्स कहाँ से शुरू होंगे, 6 से ग्रेटर नेचुरल नंबर कौन क्या होता है, 7 होता है। तो ये 7 से स्टार्ट होंगे, तो 7 8 9 10 11 ऐसे आते जाएंगे और कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे। क्योंकि ये तो दिया है कि यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं दिया गया कि ये कहाँ पर ख़त्म होंगे। तो इसलिए ये क्या हुआ हमारा, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हुए, तो ये कैसा सेट हुआ, इनफाइनाइट सेट हुआ। ठीक है, थर्ड वाला एग्जाम्पल देखते हैं। इसके अंदर दिया है x इज एन नेचुरल नंबर एंड 2x - 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको x की क्या वैल्यू मिलती है, यहाँ से हमको x की वैल्यू मिलती है इसको सॉल्व करने से, x इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब क्योंकि x नेचुरल नंबर है तो इसमें 1/2 नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेट सी में क्या एलिमेंट होगा, इसमें तो कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा क्योंकि 1/2 तो नेचुरल नंबर ही नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक नल सेट होगा। तो क्या ये फाइनाइट है, बिल्कुल है, क्योंकि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर 0 एलिमेंट है, यानी कि हम काउंट कर सकते हैं 0 एलिमेंट है। तो ये कैसा सेट हुआ, ये एक फाइनाइट सेट हुआ। ध्यान रखिए जितने भी नल सेट होते हैं वो सब के सब फाइनाइट सेट के अंदर में माने जाते हैं। अब जो है फोर्थ को देखते हैं, तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और यहाँ पे क्या दिया है, x इज ऑड, यानी जितने ऑड नंबर है वो आ जाएंगे। तो हमारे यहाँ पे
जो सेट डी है इसके एलिमेंट्स हमारे आएंगे, क्या आएंगे, ये ऑड नंबर आ जाएंगे इसमें सारे, है ना, 1 और 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7 और इस तरीके से आते जाएंगे। ये कहाँ तक, ये तो इनफाइनाइट तक आते जाएंगे। यानी ये कैसा सेट है, इनफाइनाइट है, क्योंकि इसके अंदर भी हम एलिमेंट्स के नंबर को काउंट नहीं कर सकते। ये हमारा हो गया इनफाइनाइट सेट। ओके, ठीक है, समझ आ गया। इक्वल सेट, इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल सेट नाम से ही गेस कर लिया होगा। इक्वल सेट यानी कि अगर दो सेट हैं जिनके एलिमेंट्स सेम हैं तो उसको कहेंगे इक्वल सेट, है ना, एकदम इजी। मैंने पहले ही कहा था कि बहुत ही इजी चैप्टर है, नाम सुनते ही तुरंत गैस कर लोगे कि क्या है। ठीक है, अब एग्जांपल ले लेते हैं। अब मान लो हमारे पास एक सेट है A जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 और दूसरा सेट है हमारे पास B जिसके एलिमेंट्स है 3 2 1। तो बताओ क्या ये इक्वल सेट होंगे? बिल्कुल होंगे। क्यों? क्योंकि एलिमेंट्स तो वही हैं, सेम टू सेम, है ना। ऑर्डर, ध्यान देने की बात बस एक है कि ऑर्डर इनका मैटर नहीं करता है ना, चाहे वो किसी भी क्रम में हो, 1 2 3 है चाहे 3 2 1 है, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन दोनों सेट्स के अंदर में सारे एलिमेंट्स अगर सेम टू सेम हैं उसको हम कहेंगे इक्वल सेट। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल टू साइन से, A इक्वल टू B। अगर इक्वल सेट है तो उसको हम लिखेंगे क्या, A इक्वल टू B। ओके, ठीक है। और अगर बराबर नहीं है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हम लिखेंगे A इज नॉट इक्वल टू B। नॉट इक्वल टू का साइन लगा देंगे और A इज नॉट इक्वल टू B। ओके, सबसेट एंड सुपरसेट। तो ये सबसेट और सुपरसेट क्या होता है? देखो, इसको शायद आप गैस नहीं कर पाए होंगे, चलो मैं समझा देता हूं। मान लो हमारे पास एक सेट है A, अब उसके सारे एलिमेंट्स एक दूसरा जो हमारे पास सेट है B अगर उसके अंदर में है, ठीक है, तो A क्या कहलाएगा? A इज द सबसेट ऑफ B, है ना। ध्यान दीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि A के सारे एलिमेंट्स तो B में हैं, लेकिन B के भी सारे एलिमेंट्स A में हैं, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। ठीक है, B में तो हो सकता है उससे 1 2 या काफी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हों, लेकिन A के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे B में हैं। तब उस केस में क्या कहलाएगा? A इज द सबसेट ऑफ B। और अगर वो उसके सारे एलिमेंट्स A के B में नहीं होंगे तो हम क्या कहेंगे? A इज नॉट ए सबसेट ऑफ B। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो हमारे पास एक सेट है A, उसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3। ओके, अब हमारे पास दूसरा सेट है B जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4। तो अब बताओ A B का सबसेट है क्या? ऑब्वियसली है। क्यों? क्योंकि 1 2 3 ये तो B में है ही और उसमें एक्स्ट्रा भी है, तो इसलिए यहां पर होगा A इज द सबसेट ऑफ B। लेकिन अब यहां पर क्या B इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ A? तो आप देखें तो B के अंदर जो सारे एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी A में नहीं है, इसलिए B इज नॉट ए सबसेट ऑफ A, है ना, बट A इज द सबसेट ऑफ B। ओके, इतना क्लियर है। सुपरसेट, सुपरसेट क्या होता है? इस केस में A B का सबसेट है तो B क्या कहलाएगा? उसका सुपरसेट। क्या कहलाएगा? सुपरसेट। सुपर का मतलब क्या था? थोड़ा बड़ा, है ना, थोड़ा बड़ा। तो B के अंदर थोड़े अधिक एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं उससे, तो इसलिए यहाँ पे B है A का सुपरसेट और A क्या है? A B का सबसेट है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देने की है कि कोई भी सेट जो होगा वो खुद का सबसेट होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो उसके अंदर तो होते ही हैं, तो इसलिए ये ध्यान रखेंगे कि हर सेट अपना खुद का सबसेट होता है। एक चीज। दूसरी चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो ये कि जो हमने एक पढ़ा था नल सेट, वो नल सेट भी हर सेट का सबसेट होता है। अब ऐसा क्यों? उसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, तो वो ऐसा थोड़ी है कि एक के अंदर कुछ भी नहीं है तो वो नल सेट उसका सबसेट कैसे हुआ? हाँ, इसके अंदर कुछ तो है ही नहीं, है ना, तो नल सेट के अंदर कुछ नहीं है, लेकिन उसके अलावा उस सेट में और भी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं, इसलिए वो नल सेट या वॉइड सेट वो क्या हुआ? वो भी सेट ए का सबसेट हुआ। तो ध्यान रखेंगे, कोई भी सेट अपना खुद का सबसेट होता है और जो नल सेट है वो हर सेट का सबसेट होता ही होता है। ठीक है, अब जब A है, A के सारे एलिमेंट्स अगर B में हैं तो A तो B का सबसेट हुआ और B उसका क्या कहलाएगा? B उसका कहलाएगा सुपरसेट। B उसका क्या कहलाएगा? सुपरसेट। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कहा जा रहा है कि A इज इक्वल टू B, है ना। अच्छा, अगर A इज इक्वल टू B होगा तो उस केस में क्या होगा? उस केस में तो अब यहाँ पर
ए के सारे एलिमेंट्स अगर बी में हैं, इक्वल टू साइन लगाया तो इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं और बी के सारे एलिमेंट्स ए में हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए। ये इक्वल केस में होगा। तो इक्वल सेट जो होते हैं वो दोनों एक दूसरे के सबसेट होते हैं। ए बी का सबसेट हो जाएगा और बी भी ए का सबसेट हो जाएगा, तभी वो दोनों सेट इक्वल सेट कहलाएंगे। ओके, सबसेट के कॉन्सेप्ट को और भी तगड़ा करने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है कि Q जो है रेशनल नंबर का सेट है और R जो है रियल नंबर का सेट है। तो अब इनके बीच में क्या रिलेशन होगी? तो अगर आप सोचें तो रेशनल नंबर जितने भी हैं वो सब के सब रियल नंबर होते हैं, लेकिन सारे रियल नंबर्स रेशनल नंबर नहीं होते हैं, इसलिए Q इज सबसेट ऑफ R होगा। ठीक है, अच्छा अब चलिए सेकंड, क्योंकि Q के सारे रेशनल नंबर रियल नंबर के अंदर में हैं। सेकंड देखते हैं, तो सेकंड में क्या दिया गया है? सेकंड में दिया गया है कि सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 3 5 और सेट बी के एलिमेंट्स हैं x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो पहले इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं और इसके एलिमेंट्स देखते हैं क्या आते हैं। तो b के जो एलिमेंट्स आएंगे वो ऑड नेचुरल नंबर आएंगे, यानी 1 3 और 5। 7 नहीं आएगा क्योंकि लेस देन 6 है, तो 6 से लेस 5 ही होता है। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि B के एलिमेंट्स हैं 1 3 5 और A के एलिमेंट हैं 1 3 5। तो यहाँ पर A के जो एलिमेंट्स हैं वो B के अंदर में हैं, इसलिए A इज सबसेट ऑफ B। ठीक है, और B इज सबसेट ऑफ A। तो इसी को कहते हैं हम कि A इज इक्वल टू B। अगर A के सारे एलिमेंट्स B के अंदर सब, यानी कि A B का सबसेट है और B भी A का सबसेट है, तो इसको हम कहते हैं A इज इक्वल टू B। ये हुआ। ठीक है, थर्ड एग्जांपल देखते हैं। तो थर्ड एग्जांपल के अंदर में अगर हम देखें तो इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो हैं A E I O U और B के अंदर में जो एलिमेंट्स हैं वो हैं A B C D। तो क्या A के सारे एलिमेंट्स B में हैं? नहीं, इसमें काफ़ी एलिमेंट्स हैं जो B में नहीं है। सिमिलरली B के भी सभी एलिमेंट्स A के अंदर में नहीं है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इनके बीच में क्या रिलेशन होगी कि A इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ B एंड B इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ A। दोनों में से कोई भी किसी का सबसेट नहीं है। ठीक है, फोर्थ एग्जाम्पल देखें। तो फोर्थ एग्जाम्पल के अंदर में लिखा हुआ है कि A के जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 हैं और B के एलिमेंट जो हैं 1 2 3 4 5 6 हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि A के सारे एलिमेंट्स B के अंदर में हैं और लेकिन B के सारे एलिमेंट्स A के अंदर में नहीं हैं। तो यहाँ पर A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज द सुपर सेट ऑफ A, क्योंकि B के अंदर उसके अलावा एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैथमेटिक्स वर्ल्ड में भी ये काफ़ी वैल्यू करता है, तो इसको ध्यान रखें, है ना, कि कौन कौन से जो सेट हैं वो किसके सबसेट होते हैं। n, जिसे हमने पहले भी बताया, n नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है कैपिटल N से, z इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है यानी कि कैपिटल R से रियल नंबर को, और Q से रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो नेचुरल नंबर हैं वो इंटीजर्स के सबसेट होंगे। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर 1 2 3 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक जाते हैं। लेकिन इंटीजर्स के अंदर में -1 -2 -3 ये भी आ जाएंगे, 0 भी आ जाएगा और 1 2 3 4 ये भी आ जाएंगे। तो नेचुरल नंबर इंटीजर का क्या हुए? सबसेट हुए। तो नेचुरल नंबर इंटीजर का सबसेट होते हैं। इसी तरह अब जितने इंटीजर्स हैं वो क्या रेशनल नंबर होंगे? हाँ, इसके अंदर में जो है ये इंटीजर्स तो आ ही रहे हैं, इसके अलावा भी एक्स्ट्रा नंबर्स हैं। तो सारे इंटीजर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर के सबसेट होते हैं। इसी तरह सारे रेशनल नंबर रियल नंबर के सबसेट होते हैं। तो ये ध्यान रखना है हमें कि कौन किसका सबसेट होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखें। ओके, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है? तो आप नाम से गेस कर चुके होंगे। सिंगल का मतलब क्या होता है? एक, अकेला। तो ऐसा सेट जिसके अंदर एक अकेला एलिमेंट हो उसे हम कहते हैं सिंगलटन सेट। सिंपल है ना, इजी एकदम। सिंगलटन सेट, इफ ए सेट A has only one element we call it singleton set।
अगर किसी सेट के अंदर में सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो हम उसको सिंगलटन सेट कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो इनमें से कौन सा सिंगलटन सेट है और कौन सा सिंगलटन सेट नहीं है। तो फर्स्ट जो एग्जाम्पल है इसमें दिया गया है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x माइनस 1 मल्टीप्लाई x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर हमको x की 2 वैल्यूज़ मिलेंगी, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। तो यहाँ पर सेट ए के जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे हमारे 1 एंड 2। तो क्या ये सिंगलटन सेट है? नहीं, ये सिंगलटन सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में तो 2 एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट की बजाय 2 एलिमेंट्स हैं, इसलिए सिंगलटन सेट नहीं है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। तो यहाँ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4। तो यहाँ पर भी हमको x की 2 वैल्यूज़ मिलती हैं, x इक्वल टू +2 एंड x इक्वल टू -2। अब यहाँ पर हमको 2 वैल्यूज़ तो मिली हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर तो नहीं आते हैं, इसलिए -2 जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और यहाँ पर सेट बी के अंदर में जो एलिमेंट होंगे वो होगा 2। तो क्या ये सिंगलटन सेट है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में एक एलिमेंट है। ओके, तो ये क्या है? हमारा सिंगलटन सेट है। ठीक है, समझ आ गई? पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सेट है A, दूसरा सेट है P। अब अगर A के जितने एलिमेंट्स हैं उन सबसे जितने भी सबसेट बनेंगे, अगर वो सारे के सारे P के अंदर में हैं, तो हम कहेंगे P इज द पावर सेट ऑफ A। क्या मतलब हुआ इसका? P जो है पावर सेट, वो पावर सेट सबसेटों का सेट होता है। ठीक है, A के जितने पॉसिबल सबसेट होंगे वो सब के सब अगर P के अंदर में हैं तो P इज द पावर सेट ऑफ A। ठीक है, क्लियर है? समझ आ गया? चलिए एग्जाम्पल से भी समझते हैं। पावर सेट, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए सेट इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। अब जैसे कि यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई सेट है ए, तो उसके जितने भी पॉसिबल सबसेट्स होंगे उन सब का जो हम एक सेट बनाएंगे वो कहलाएगा पावर सेट ऑफ ए। ओके, यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक सेट है ए जिसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1 एंड 2। तो इसका जो पावर सेट होगा उसको P लेटर से हम डिनोट करते हैं, पावर सेट ऑफ ए। इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा? तो इसके लिए सबसे पहले हम इसके ऑल पॉसिबल सबसेट्स जान लें। तो इसके पॉसिबल सबसेट्स कौन कौन से होंगे? तो पहला तो होगा एक नल सेट, जो कि हर सेट का सबसेट नल सेट होता है, और एक हो जाएगा 1, एक हो जाएगा 2 और एक हो जाएगा 1 2। तो इन सब का जो एक सेट बनेगा, इन सारे सबसेटों का जो सेट बनेगा वो कहलाएगा पावर सेट ऑफ ए। अब यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं आप कि कोई भी सेट जो होता है उसका पॉसिबल सबसेट एक तो नल सेट होता है और एक वो सेट खुद अपना सबसेट होता है, उसके अलावा और अदर उसके सबसेट होते हैं। तो ये जो इसके सबसेट जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं, इन सब का जो ये सेट बना ये कहलाएगा पावर सेट ऑफ ए। चलिए दूसरा एग्जांपल है एक और, उसको लेकर देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो सेट है ए, इसके एलिमेंट्स हैं 1 3 और 4। तो इसके पॉसिबल सबसेट्स हो जाएंगे। तो पहला तो क्या हो जाएगा? नल सेट। दूसरा हो जाएगा 1, तीसरा हो जाएगा 3, चौथा हो जाएगा 4, पांचवा हो जाएगा 1 3, छठवां हो जाएगा 3 4,
सातवां हो जाएगा 1 4, और आठवां हो जाएगा 1 3 4। तो ये इसके जितने सबसेट्स बने, इन सब का जो सेट बनेगा वो कहलाएगा इसका पावर सेट। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज आपने ध्यान दी होगी कि जो पहला वाला सेट था हमारा, उसके अंदर में जो पॉसिबल सबसेट्स बने थे वो बने थे 4, और जो दूसरा वाला सेट है इसके अंदर में एलिमेंट्स हैं 3, तो इसमें पॉसिबल सबसेट्स बने हैं 8। यहाँ पे एक और चीज़ हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सेट ए है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं अगर m, तो नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स इन पावर सेट के अंदर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो कितने होंगे, वो होते हैं 2 to the power m, है ना, where m is the number of elements in set A। अब देखते हैं ये सही है गलत। तो पहले वाले सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, 2 थे, तो 2 to the power 2 होता है 4, तो इसमें नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट आए हमारे 4। और दूसरे वाले में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3, तो 2 to the power 3 यानी कि 8, तो नंबर ऑफ पॉसिबल सेट्स आए हमारे, सबसेट्स हमारे आए 8। तो ये समझ में आ गया। ओके। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या होता है इसको जानने से पहले अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि भाई यूनिवर्स क्या होता है, यूनिवर्स, तो जैसे यूनिवर्स के अंदर में सारे स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड, मेट्रॉइड सभी कुछ उसके अंदर में आता है। तो ऐसे ही यूनिवर्सल सेट जो है वो एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर में किसी एक गिवन सिचुएशन में, किसी गिवन प्रॉब्लम के अंदर में उसमें जितने भी सॉल्यूशंस आ सकते हैं, जितने भी रिजल्ट्स आ सकते हैं, वो सब के सब उसके अंदर फॉल करेंगे, उसके अंदर में होते हैं। तो ऐसे सेट को हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। एग्जांपल से समझते हैं। अब जैसे मान लो हमारे पास एक सेट है ना, जो कि जैसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, ये अलग टाइप के नंबर होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 सो ऑन इन्फिनिटी तक। ठीक है, यहाँ ये भी ठीक है। चलो अब दूसरी तरह के नंबर देखते हैं। दूसरे तरह का एक सेट होता है इंटीजर्स का। तो इंटीजर्स इसके अंदर में क्या होता है ये भी आप जानते हैं अच्छे से, है ना। तो इसके अंदर +1 +2 +3 से लेकर के इन्फिनिटी तक, और 0 और -1 -2 -3 से लेके इन्फिनिटी तक। तो ये भी एक सेट है। ठीक है, ये भी समझ में आया। चलिए अब एक दूसरे तरह के नंबर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं, ये एक तरह के नंबर होते हैं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, where q is not equal to 0। इस टाइप से नंबर होते हैं। तो ये भी एक सेट है। ठीक है, अब एक और नंबर होते हैं जो कि रियल नंबर है, जिनके अंदर में ये सारे इंटीजर्स, रेशनल नंबर और नेचुरल नंबर सभी कुछ उसके अंदर फॉलो करता है। तो अब अगर हम इस सिचुएशन में रियल नंबर को कह सकते हैं यहाँ पर कि वो क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर में इन सब के सब सारे के सारे सेट उसके अंदर में आते हैं, जो भी कुछ है सब कुछ उसी के अंदर में आ जाएगा। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम यूनिवर्सल सेट। जब हम वेन डायग्राम्स पढ़ेंगे तो आप देखेंगे हम हमेशा यूनिवर्सल सेट को कंसीडर करते हैं। यूनिवर्सल सेट हमें दिखाता है कि जो भी पॉसिबल वैल्यूज हैं वो उसके अंदर में जो भी कुछ आ सकता है वो सब उसके अंदर में है एक गिवन सिचुएशन के अंदर में। ठीक है, तो इसको हम एक रेक्टेंगल के थ्रू दिखाते हैं यूनिवर्सल सेट को, और बाकी जो सेट्स होते हैं उनको हम सर्कल से दिखाते हैं वेन डायग्राम में उसके अंदर में। तो सेट्स को हम दिखाएंगे, बाकी सेट्स को दिखाएंगे सर्कल से, और यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से दिखाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? ओके। ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल। अब ये ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल को हम समझेंगे, और जब भी हम सेट्स पढ़ते हैं तो हमें ये बहुत जरूरी हो जाता है कि ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल का कॉन्सेप्ट तो हम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखें। ठीक है, तो ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल को पढ़ने से पहले हम ये समझेंगे कि इंटरवल क्या होता है। तो सेट बिल्डर में नोटेशन जो हम लिखते हैं तो वहां पर हम लिखते हैं जैसे कि x is an element of A where x is greater than 5 and less than 10।
ठीक है। तो ये जो 5 है और 10 है, इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू 5 से तो ज्यादा है और 10 से क्या है, कम है। तो ये दोनों एंड पॉइंट्स हुए। तो ये दोनों एंड पॉइंट इसके इंटरवल कहलाएंगे कि x की वैल्यू कितने में वेरी करेगी, 5 से 10 के बीच में वेरी करेगी, है ना। 5 से आगे नहीं जाएगी और 10 से भी आगे नहीं जाएगी, इसके बीच में। तो ये कहलाते हैं इसके इंटरवल, यानी दोनों एंड पॉइंट्स उसके इंटरवल कहलाते हैं। अब बात आती है ओपन इंटरवल क्या होता है। ओपन इंटरवल यानी कि अब जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको कि x बिलोंग्स टू सेट A where x is greater than 5 and less than 10, ठीक है। तो यहां पर इसमें x की वैल्यू क्या 5 आएगी, नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि वो तो लेस देन 5 नहीं है, वहां पर क्या है, ग्रेटर देन 5 है। तो 5 उससे 5 से बड़ा 6 होता है, तो 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, वापस 10 भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर दोनों एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं है, तो इसको कहेंगे हम ओपन इंटरवल। दोनों इंक्लूडेड नहीं है, दोनों एंड पॉइंट्स, दोनों इंटरवल इंक्लूडेड नहीं है, तो इससे इंटरवल को हम कहते हैं ओपन इंटरवल, ठीक है। अब वापस से सवाल आता है कि भाई ठीक है, अब हमको याद कैसे रहेगा कि ओपन इंटरवल कौन सा है और क्लोज इंटरवल कैसा है, ठीक है। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं पहले ये समझें। तो इनको हम फर्स्ट ब्रैकेट से हम डिनोट करते हैं। तो जहां भी फर्स्ट ब्रैकेट दिखे आप समझ लीजिए वहां पे क्या है, ओपन इंटरवल है, ठीक है। याद कैसे रखेंगे, तो याद रखने के लिए देखो फर्स्ट ब्रैकेट ऐसे होता है, तो इसको अगर हम मिलाएं ऐसे कुछ ऐसे, तो ये एक ओ जैसा बन गया, ओ है ना। इससे हमें याद आ जाएगा कि वो क्या है, ओ दिखा रहा है वो, तो ओ क्या है, ओपन इंटरवल है। तो ये ओपन इंटरवल, और ओपन इंटरवल के अंदर में एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं होते, ठीक है। ये भी समझ में आ गया हमें। अब क्लोज इंटरवल की हम बात कर लेते हैं। तो क्लोज इंटरवल वो होता है जिसमें कि एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड होते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर हम फिर से एग्जांपल दें, तो x इज एन एलिमेंट ऑफ A वेयर x इज ग्रेटर और इक्वल टू 5 एंड लेस और इक्वल टू 10। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू में 5 आएगा, हाँ आएगा, क्योंकि इक्वल टू भी है। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये इसके एलिमेंट्स हो गए। तो यहाँ पर 5 और 10 दोनों इंक्लूडेड हैं, तो इसलिए ये क्या है, क्लोज इंटरवल है। तो ध्यान रखें, ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं होते, जबकि क्लोज इंटरवल में एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड होते हैं। इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो इसको डिनोट करते हैं लास्ट ब्रैकेट से, है ना। ऐसे करके जो ब्रैकेट होता है, ग्रेटर ब्रैकेट, सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट, उससे इसको डिनोट करते हैं। अब फिर वही बात, इसको याद कैसे हम रखेंगे, तो याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं कि इसको अगर आप मिलाएं इस तरीके से, एक क्लोज विंडो जो होती है, खिड़की, है ना, तो इसको जब आप मिलाएंगे तो एक क्लोज विंडो जैसी बन जाएगी। उसको देख करके आपको समझ में आ जाएगा ये क्या है, क्लोज इंटरवल है और एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं। ओपन इंटरवल वो बनाएगा, है ना, और तो जहां पर भी आपको दिखाई दे स्मॉल ब्रैकेट, वहीं पे आप समझ जाएंगे क्या है, ओपन इंटरवल है। और जहां पर आपको ग्रेटर ब्रैकेट दिखाई दे, वहीं पर आप समझ जाएंगे क्या है, क्लोज इंटरवल है, ठीक है। चलो अब इसे कुछ एग्जांपल लेकर समझते हैं। ये अभी जो हमने ओपन एंड क्लोज इंटरवल के बारे में पढ़ा, तो क्या उनके बेस पर हम इनके मीनिंग बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कहीं पर तो दोनों साइड ओपन है, कहीं पर दोनों साइड क्लोज है, कहीं पर एक साइड ओपन और एक साइड क्लोज है। तो इनके क्या मीनिंग्स हो सकते हैं? देखिए फर्स्ट वाला जो है, यहाँ पर इसमें x की वैल्यू कुछ इस तरह है कि x सच दैट कि a जो है वो x से उसकी वैल्यू तो ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन b से उसकी वैल्यू क्या है, कम है, क्योंकि ये दोनों साइड में क्या है ना, दोनों साइड में ये ओपन है। तो A और B दोनों पॉइंट से इंक्लूडेड नहीं होंगे। सेकंड वाले में ये दोनों साइड क्लोज है, यानी कि X जो है उस, है ना, तो उसकी वैल्यू इस तरह से है X की कि वो A से ग्रेटर और इक्वल है और B से वो लेस और इक्वल है, यानी कि इसमें दोनों एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं क्योंकि ये क्लोज्ड है। ओके, यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर क्या दिया गया है, x इस तरह से होगा यहाँ पर कि जो x की वैल्यू है वो a से ग्रेटर है, उसके इक्वल है
लेकिन B से वो क्या है, लेस है। ये इसकी मीनिंग हुआ, ठीक है। और यहाँ पर इस वाले से हमें क्या पता चल रहा है, इस वाले से हमें पता चल रहा है कि x जो है उसकी वैल्यू कुछ इस तरह है कि वो a से तो ग्रेटर है, ठीक है, लेकिन b से वो लेस और इक्वल भी हो सकती है, ठीक है। तो बेसिकली इसलिए मैंने यहाँ पे इसको बताया कि इस तरह के ऑप्शंस भी पॉसिबल हैं, ठीक है। तो इनको आप जो है ध्यान रखेंगे कि इस टाइप के ऑप्शन भी पॉसिबल हैं जहाँ एक साइड ओपन और एक साइड क्लोज हो। ओके, जैसे आपको इस फॉर्मेट में दिया हुआ हो और आपको बोला जाए कि इंटरवल के फॉर्म में लिखो, इसको कैसे लिखेंगे? तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन -4 है और लेस और इक्वल टू 6 है। तो 4 की साइड क्या है, वो ओपन है। तो इसको हम -4 की साइड में क्या लिखेंगे, ओपन लिखेंगे। और जबकि -4 क्योंकि इंक्लूडेड नहीं है और 6 जो है उस साइड वो इंक्लूडेड है, इस साइड ये क्या लिखेंगे, हम इसको क्लोज्ड कर देंगे। खतरनाक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम ऐसा नाम क्यों है? क्योंकि जॉन वेन नाम के एक साइंटिस्ट थे, तो उनके नाम पे इसका नाम वेन डायग्राम रखा गया। ओके, चलो छोड़ो, ये भी ठीक है। अब करते क्या है इससे? तो देखो, जब भी हम सेट्स पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें जो सेट्स के आपस में जो रिलेशनशिप होती है उसको वेन डायग्राम की मदद से हम बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी किस चीज़ों का यूज़ करते हैं इसमें? तो इसमें हम यूज़ करते हैं रेक्टेंगल्स का और सर्किल्स का। जो यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल सेट है ना, उसको हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। और बाकी जो उसके सबसेट्स हैं, हमने बाकी सेट्स जो भी हैं तो उसके सबसेट ही होंगे ना, बाकी जो भी सेट होगा यूनिवर्सल सेट का सबसेट ही होगा, तो उनको हम सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेकर के हम समझते हैं। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है एक रेक्टेंगल है ना, जिसके अंदर में हमें यू लिखा हुआ है, जो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये इसके एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब इसके अंदर में हमें एक सबसेट दिखाई दे रहा है, या कहीं एक सेट दिखाई दे रहा है ए, उसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो अब इसको देखने से हमें पता चल रहा है कि ए ये यूनिवर्सल सेट U का क्या है, सबसेट है, क्योंकि उसके सारे एलिमेंट्स U के अंदर में है, A के सारे एलिमेंट्स U के अंदर में है। तो यहाँ पे जो U है रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट जो किया गया है वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जबकि जो सेट A है जिसको हमने सर्कल से रिप्रेजेंट किया है वो एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ठीक है। तो ये रहा वेन डायग्राम के बारे में। अब यहाँ पर हम इस क्लास को फिनिश करते हैं, क्योंकि वीडियो वैसे ही काफ़ी लंबी हो गई है। तो बाकी ये कॉन्सेप्ट्स हम दूसरी वीडियो, इसका पार्ट 2 मैं जल्दी लॉन्च करूँगा, उसमें हम समझेंगे। ओके, थैंक यू।